निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह इंटीग्रेटेड 4th ईयर के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय पढ़ाऊंगा, जिसमें आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विशेषताएं। जिसमें पहली विशेषता है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। इसका मतलब है इस विषय के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमारा रहन सहन है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक जो परिवर्तन हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी जो विशेषता है ज्ञान की इकाइयों पर बल। इस विषय में ज्ञान की इकाइयों पर अधिक बल दिया गया है। ज्ञान की इकाइयों से तात्पर्य जिस तरह से हम बालक को 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखाते हैं, 11 से लेकर 20 तक सिखाते हैं, 21 से लेकर 30 तक सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हैं। एक विषय को पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के उदाहरण देते हैं। वो सब अलग अलग इकाई के रूप में माना गया है। कक्षा 1 से 5 तक इस विषय को जो नाम दिया गया है पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो दिया गया है वो सामाजिक अध्ययन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान दिया गया है। सामाजिक विज्ञान इसलिए दिया गया है कि इसमें पूरे सब्जेक्ट को 4 इकाइयों में व्यक्त किया है और उन चारों इकाइयों को इससे जोड़ दिया है। इसलिए ज्ञान की जो समस्त इकाइयाँ हैं उन इकाइयों पर यह विषय बल देता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है समाजीकरण। यह विषय बालक के समाजीकरण पर विशेष ध्यान देता है। बात आती है समाजीकरण कहते किसे हैं। समाजीकरण से तात्पर्य है बालक एक ब्लैंक स्लेट है, उस पर हम जो लिखेंगे वही देखेगा। उदाहरण के तौर पर बालक को यदि हम 2 और 2 5 बताते हैं तो छोटा बालक है वो नहीं सीखेगा कि 2 और 2 4 होते हैं, बल्कि वो 2 और 2 5 ही सीखेगा। इमेजिन 2 और 2 5 मैंने किसी बालक को बताया, वो घर पर जाकर उसने वो होमवर्क किया और उसके घर वालों ने किसी ने भी उसमें करेक्शन कराने की बात कही कि 2 और 2 5 नहीं 2 और 2 4 होते हैं, तो बालक कहेगा कि नहीं 2 और 2 5 होते हैं, आप कुछ नहीं जानते, हमारे सर ने अथवा हमारी मैडम ने हमें ये बताया है। इसका मतलब हुआ कि बालक के लिए शिक्षक एक आदर्श हुआ, एक आइडियल हुआ, उसी के अकॉर्डिंग वो समाज में व्यवहार करेगा। इसलिए बालक के समाजीकरण में सबसे अहम जो भूमिका होती है वो घर की और विद्यालय की होती है, क्योंकि विद्यालय भी एक समाज का लघु रूप है। इसलिए विद्यालय में बालक के समाजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनमें सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, एक दूसरे के दुख में सुख में सब में सम्मिलित होने के लिए बालकों को प्रेरित करना, ईमानदारी, ये सारी बातें बालक में जब विकसित होती हैं तो हम बालक को कह सकते हैं कि बालक एक सामाजिक बालक है, अर्थात उसके समाजीकरण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात आती है कि शिक्षक प्रशिक्षण में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान विषय को क्यों रखा गया। इसीलिए रखा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण में हम जो अध्यापक तैयार करते हैं वो ऐसे गुणों से परिपूर्ण होने चाहिए, ऐसे गुणों से संपन्न होने चाहिए कि जब वो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, हमारे देश के भावी भविष्य को पढ़ाने के लिए जब कक्षा में जाएं तो उनमें वो सामाजिकता के गुण झलकें, जिससे बालक उन गुणों को अडॉप्ट कर सके। क्यों? क्योंकि शिक्षक बालकों का आइडियल है। नंबर 4, व्यावहारिकता पर बल। यह विषय एक ऐसा विषय है जो व्यावहारिकता पर ज़्यादा जोर देता है। व्यावहारिकता से तात्पर्य जो उसने सीखा है
उसको अपने व्यवहार में ढालना, उससे हृदयंगम करना। जैसे बालक में सामाजिकता के गुणों की बात करते हैं, सामाजिकता के गुण बालक में विकसित हुए अथवा नहीं हुए, इस बात का पता हम सामाजिक सरोकार से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनमें हम देखते हैं। आपने देखा होगा जब कोई ऐसा सामाजिक सरोकार का कार्य है, छोटे बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। मान लीजिए कोई भोजन का आयोजन किया, उस भोजन में आपने देखा होगा छोटे जो बालक हैं, कभी वो मिठाई की ट्रे लेके भागेगा, कभी वो पानी का जग लेके भागेगा। दूसरा अपन के घर में देख लीजिए, घर में कोई मेहमान आता है, बालक छोटा है, तो वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित इसलिए करता है कि वो सब लोग उसकी वाई वाई करें। वाई वाई जब उस करेंगे, अरे बालक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें जो व्यावहारिक गुण हैं जो उसने देख देख के सीखा है वो उसमें और ज़्यादा विकसित होंगे। इसलिए यह विषय एक ऐसा विषय है जो व्यावहारिकता पर ज़्यादा ध्यान देता है। शिक्षक प्रशिक्षण में भी यही बात लागू होती है। हमारे जो शिक्षक हैं उनको हम इन गुणों से संपन्न करेंगे, प्रशिक्षण उनको देंगे, तो जाकर समाज में जब वो जाएंगे, अपने रियल लाइफ में स्कूल जाएंगे, तो वहाँ जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है, जो समाज की भावी पीढ़ी है, उसको वो इसी तरह से ट्रीट करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति एवं उनका हल। सामाजिक जीवन में हमारे सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। यह विषय ऐसा विषय है, उन समस्याओं का समाधान करता है। समस्याओं का समाधान कैसे करता है? प्रशिक्षण के द्वारा। जो अध्यापक भावी पीढ़ी को पढ़ाने जा रहा है, उसको प्रशिक्षण के दौरान ही इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि जो भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों को वो अपने अनुभवों के आधार पर सॉल्व करता चले। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अचानक आती हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जो अध्यापक स्वयं क्रिएट कक्षा में करता है। वो कक्षा में क्रिएट इसलिए करता है कि बालक परिपक्व हो जाए उन समस्याओं से रूबरू होने के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए। विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई होमवर्क दे दिया, एक होम असाइनमेंट दे दिया कि दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, आप करके लाएंगे। बालकों को कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सबका कहीं ना कहीं संपर्क होता है, कहीं ना कहीं उससे संबंध है। तो ये जो बिंदु है, सामाजिक परिस्थिति, ये हमारे सामने उपस्थित हुई, उसका हल कैसे संभव है? उसका हल संभव है कानूनी दृष्टि से, उसका हल है संभव है सामाजिक दृष्टि से, उसका हल है समझाइश से। इस तरह से हम उन समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। नंबर अगला है आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन। वर्तमान जो विचारधारा है, वर्तमान जो सोच है, यह सोच हमारी ऐसी क्यों हुई? आज से 20 साल पहले हम ऐसे नहीं, इतना नहीं सोच पाते थे। उससे 20 साल पहले और नहीं सोच पाते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतना नहीं सोच पाते थे, उनसे बड़े बुजुर्ग थे वो इतना नहीं सोच पाते थे। लेकिन जो इन्वायरमेंट था, जो परिस्थितियां थी, उनके अकॉर्डिंग वो लोग बहुत अच्छा सोच सकते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाए, आधुनिक युग मशीन का युग है। मशीनी युग ने हम सबको एक नकारा की तरह बना दिया है। हम सब मशीनों पर आश्रित हो गए हैं, जिसके कारण हमें अपनी जो पुरानी बातें हैं वो सब भूलनी पड़ती हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर क्योंकि वो हमसे एडवांस हैं, हमसे वो आगे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो हमारी संस्कृति उनसे आगे है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे पिछले अनुभव थे, हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया, हमारे गुरुओं ने दिया, उनके पिताजी ने, उनके बुजुर्गों ने, उनके गुरुओं ने उनको दिया। उन सब जो उनके अनुभव थे, उन सब अनुभवों का योग हमें मिला। वो सारे अनुभव हमें मिले। जब सारे अनुभव हमें मिले, तभी हम ये बात कर पाएंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन के वर्तमान में हमें किस तरह से रहना है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई हमारे घर आता है, हम बालक को कहते हैं बेटा नमस्ते करो,
राम राम करो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही मांग है। जब राम राम हम करते हैं तो रूढ़िवादिता उसमें झलकती है। इमेजिन कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हमारे घर आया, हम उसको राम राम करते हैं तो वो समझेगा कितना ट्रेडिशनल परिवार है, कितना पिछड़ा हुआ परिवार है। लेकिन यदि उसको कहते हैं नमस्ते, नमस्ते भी हमारे पूर्वजों की देन है, राम राम भी हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो नमस्ते ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उत्तम नागरिकता के विकास पर बल। यह एक ऐसा विषय है जो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में अध्ययन करता है। इसीलिए उत्तम नागरिकता के विकास पर यह बहुत अधिक बल देता है। अच्छा नागरिक किसे कहेंगे? जो देश के बारे में सोचे, जो समाज के बारे में सोचे, पूरी दुनिया के बारे में सोचे, अपने स्टेट के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे और संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचे, उसे कहेंगे हम एक अच्छा नागरिक। और यह विषय ऐसा ही दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देता है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, किसी भी शिक्षक, किसी भी देश की संस्कृति को यदि देखना है तो वहाँ के शिक्षक को देख लीजिए। बात ये क्यों आई? क्यों? क्योंकि शिक्षक एक आदर्श नागरिक है, उसमें उस देश की संस्कृति झलकती है, उसमें उस स्टेट की संस्कृति झलकती है, वहाँ की सभ्यता झलकती है। इसीलिए यह विषय एक ऐसा विषय है जो बालकों में अच्छे नागरिकता के गुण विकसित करने पर बल देता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय एक बहुत ही अच्छा विषय है, जिसके अभाव में हम और किसी विषय की कल्पना करें तो ज़्यादा सही नहीं है। अब बात करते हैं इसकी शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक विभिन्न शिक्षा आयोगों ने इस बात पर चर्चा की कि सामाजिक अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में बनाया जाए। इसकी समाज को बहुत आवश्यकता है। समाज में इसकी आवश्यकता दो प्रकार से है, व्यक्तिगत स्तर पर भी है और सामूहिक स्तर पर भी है। व्यक्तिगत स्तर और दूसरा है सामूहिक स्तर। मुदालियर आयोग ने इसकी आवश्यकता पर बहुत अधिक बल दिया है। मुदालियर आयोग में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण ऐसा विषय है जिसकी आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक है। व्यक्तिगत तौर पर भी है और सामूहिक तौर पर भी है। व्यक्तिगत तौर पर कैसे है? पहला, सामाजिक चरित्र का निर्माण। यह विषय सामाजिक चरित्र के निर्माण पर बहुत अधिक बल देता है। सामाजिक चरित्र से तात्पर्य है यहाँ एक दूसरे का सहयोग करना,
एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना, एक दूसरे संप्रदाय का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना, किसी के भी प्रति विद्वेष भावना नहीं रखना, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना, पूर्ण विश्व शांति की बात करना, ये सारी चीज़ें इसमें सामाजिक चरित्र के निर्माण में आती हैं। दूसरी जब बात करते हैं हम समस्याओं के समाधान में, इस विषय की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की हमारे सामने जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं के समाधान में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है। कोई दो वर्गों में झगड़ा हो जाता है, दोनों वर्गों के प्रबुद्ध जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर आते हैं, एक दूसरे के समझाइश करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और समझौता आसानी से हो जाता है। ये बात सामूहिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर की जब बात करते हैं, कक्ष में ही देख लीजिए, दो बच्चों में जब आपस में तू मैं हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, वो अपने कक्षा अध्यापक के पास अथवा अपने एचएम के पास जब बात जाती है, वहाँ दोनों बालकों को बुलाकर उनकी बात सुनी जाती है। सुनने के बाद उस पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। इस तरह से समस्याओं का समाधान भी हम के लिए भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की हमें बहुत आवश्यकता है। तीसरी जब हम बात करते हैं उत्तरदायित्व के निर्वहन की करते हैं, उत्तरदायित्वों का निर्वहन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी हमें इसका अध्ययन करना होता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय के हमें उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन हमें कैसे करना है। अब बात आती है जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, अपने उसे छोटों का ध्यान रखना, मदर फादर का ध्यान रखना, सामाजिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या उपस्थित होती है समाज के लोगों को समझाना, उनको विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरे समुदायों के उदाहरण प्रस्तुत करना, जिससे हमारा समाज जागरूक हो जाए। इस तरह से हम अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करें, उसके लिए भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की हमें आवश्यकता है। नंबर अगला है आदतों व कुशलताओं का विकास। इस विषय की आवश्यकता हमें इसलिए भी है कि हम बालकों की आदत और उनकी सामाजिक जो कुशलता हैं उनका विकास करें। बात आती है आदत, जैसे स्वाध्याय की आदत, अपने बड़ों के प्रति सम्मान की आदत। कौशल से तात्पर्य है हमारे अंदर ऐसी स्किल डेवलप हो जो हम एक पूर्ण सामाजिक व्यक्ति के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत हों, समाज के सामने एक आदर्श के रूप में हम प्रस्तुत हों। सामाजिक अध्ययन विषय ऐसी बात पर जोर देती है। अब स्किल की बात आती है कि भाई ऐसी स्किल कौन सी हैं। विभिन्न प्रकार की स्किल्स हमारे अंदर होती हैं जिनसे हम समाज को प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे निरक्षरता, हमारे समाज में निरक्षरता खूब व्याप्त है, उसको हम कैसे दूर करें, इसकी स्किल हमारे अंदर है। हमें उन लोगों को प्रमोट करने की, उनको प्रेरित करने की शक्ति हमें होनी चाहिए, हमें कौशल होना चाहिए कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हों। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, इसे हम सब जानते हैं। इसको समाज से कैसे दूर करें, इसके लिए हमें प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। बात आती है कि भाई इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती, लेकिन कक्ष एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां बालकों में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की स्किल डेवलप की जा सकती है, और वो विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। यह विषय ही इस बात पर जोर देता है कि हमारे बालकों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो आदतें हैं, उनको कैसे दूर करें, इसके लिए हमें
और जो कौशल है उनका विकास हो। आदतों से तात्पर्य है यहाँ बुरी आदतों से नहीं है, बुरी आदतों को दूर करने के लिए भी बालकों में कौशल विकसित करें। यह शिक्षक का नैतिक दायित्व है कि किसी बालक में अगर कोई दुर्व्यसन है, जैसे आज एक कल्चर चल गया है पुड़िया का, पुड़िया खाते हैं, कोई विभिन्न प्रकार की पुड़िया आती हैं, जैसे अंबर है, टेस्टी है, गणेश है, मिराज है, और पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी देखने में मिलती हैं। बहुत से बालक ऐसे हैं जो छोटी उम्र में ही बहुत पैसे वाले बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। बहुत से बालक शराब पीना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत से बालक दूसरे सिगरेट, बीड़ी, इन दुर्व्यसनों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो इसके आदी हो जाते हैं और उनकी आदत में आ जाता है, उनकी रूटीन में आ जाता है कि वो ऐसे कार्य करने के लिए चोरी करते हैं, अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं, अपने सहपाठियों के बस्ते से पैसे वैसे निकाल लेते हैं, और समय पर कॉलेज नहीं आते, स्कूल नहीं आते, समय पर होमवर्क नहीं करते, होम असाइनमेंट नहीं करते, परीक्षा परिणाम भी अच्छे नहीं आते। तो ऐसी आदतों को भी ये उस शिक्षक का दायित्व है जो कक्षा को पढ़ा रहा है, ऐसी आदतों को दूर करे। कई बार ऐसे देखने में आया है कि बालक वो पुड़िया ले लेते हैं, पूरी पुड़िया मुंह में डाल लेते हैं और फिर उसके बाद दीवालों की पुताई करते हैं, जैसे एक कॉर्नर देख लिया वहीं थूकते हैं। शिक्षक है नहीं थूकेंगे, शिक्षक के जाने के बाद वहीं थूकेंगे। उनकी उस आदत को दूसरे बच्चे भी शिक्षक के सामने इसलिए नहीं लाते कि वो तो उनसे झगड़ा करते हैं। तो ऐसी आदतों को भी हम इस विषय के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अब बात आती है सामूहिक स्तर की। पहला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस विषय की जो आवश्यकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य दो तरह के स्वास्थ्य की बात है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। यह विषय मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ करने में ज़्यादा जोर देता है। मानसिक स्वास्थ्य तात्पर्य हमारे समाज में कुछ लोगों के मानसिक विकृति पैदा हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, उनके पास पैसा है तो पैसे का घमंड, उनके पास बल है तो बल का घमंड, उनके पास ज्ञान है तो ज्ञान का घमंड। इस तरह से मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं। उनकी मानसिकता में जो बीमारी पैदा हुई है, उस बीमारी को यह विषय ही ऐसा विषय है जो दूर कर सकता है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता सामूहिक स्तर पर है। उसके स्वास्थ्य संबंधी जो विकृति पैदा हुई है, उस विकृति को एक व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए वो शराब पीता है, अब उसकी मेंटलिटी बन गई कि शराब पी के किसी को झगड़ा करना है, किसी से गाली देना है, बहाना हो जाता है भाई शराब पी रखी थी इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ सामूहिक रूप से हम सबका ये दायित्व है कि हम उसकी ऐसी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाएं, और उस प्रतिबंध के लिए क्या क्या करना है ये हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण बताता है। दूसरी बात करते हैं सहयोग की भावना। यह विषय सामूहिक रूप से सहयोग की भावना भी हमारे अंदर विकसित करती है। सहयोग की भावना से तात्पर्य है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, दुर्भिक्ष पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, ऐसी स्थिति में कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कई की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें। सहयोग हम कब कर सकते हैं? तब हमारे अंदर ये भावना विकसित हो चुकी होगी कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और ये हमारे भाई हैं। इस तरह की भावना हमारे अंदर जब विकसित हो जाती है तो हम एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हिंडौन सिटी में ही एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसका नाम है हिंडौन क्लब। मैंने उसमें देखा कोई गरीब है, असहाय है, उन लोगों के लिए सहयोग की भावना बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी मैसेज उस ग्रुप में डाला जाता है, तुरंत सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, जितने भी जिसकी श्रद्धा है, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 10,000 रुपये, इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी का इलाज करवाया जा रहा है, यूपी के कोई एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेड बॉडी को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की। तो ये इस तरह से एक दूसरे के सहयोग की जो भावना है, ये सहयोग की भावना हमें इस विषय के माध्यम से ही हम बालकों में विकसित कर सकते हैं। बालकों के सामने हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिससे उनमें सहयोग की भावना विकसित हो। विरासत के प्रति सम्मान।
यह विषय विरासत के प्रति सम्मान की भावना हम लोगों के अंदर क्यों विकसित करने की बात करती है? इसलिए कि हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने जो चीज़ें हमें दी उनको हम कैसे संभाल के रखें, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम ये बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। उदाहरण महाराणा प्रताप का ले सकते हैं, उदाहरण आप हमारे देशभक्तों का ले सकते हैं, उदाहरण हमारे राजा महाराजाओं का ले सकते हैं, राजपूताना में बहुत सारे राजा हुए उनका ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ले सकते हैं। उन लोगों ने जो हमें दिया उस विरासत को हम सहेजें, उस विरासत को हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सौंपें और वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपे। तो इस तरह से हम विरासत के प्रति सम्मान करेंगे तो हमारे बालक भी ऑटोमेटिक करेंगे। कक्षा कक्ष में शिक्षक का ये दायित्व है कि विरासत को वो इस रूप में प्रस्तुत नहीं करे कि ये मुगल काल की थी, बल्कि इस रूप में करे कि मुगल काल की स्थापत्य कला का ये अनूठा उदाहरण है। मुगल काल ने जो अत्याचार किए उनको नहीं है बात है, या वो हमारी धरोहर नहीं है, धरोहर है हमारी उनकी स्थापत्य कला, धरोहर है हमारे उनके हथियार। राजपूतों में बहुत सारे राजपूत शासक हुए, उन शासकों ने जबरदस्त मुगलों से, अंग्रेजों से और दूसरे विदेशी आक्रांता जो आए थे उन सब से युद्ध किया। उस युद्ध में उन्होंने विजय हासिल की। उस विजय के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जब देश स्वतंत्र हो गया तो उनके संग्रहालयों में रखी, जैसे महाराणा प्रताप का संग्रहालय है राजसमंद में, हमारे जयपुर में जयपुर राजघराने का संग्रहालय है, भरतपुर में भरतपुर राजघराना का संग्रहालय है डीग में। इस तरह से जो विरासत की चीज़ें हैं उन विरासत की चीज़ों के प्रति हमारा सम्मान रहता है। जैसे दिल्ली के लाल किले से भरतपुर का राजा एक बहुत बड़ा सप्त धातु का किवाड़ था, उस किवाड़ को तोड़ के एक निशान के तौर पर कि हमने ऐसा किया, वहाँ विजय की। इस तरह से विभिन्न राजा महाराजाओं ने अब जितनी भी विजय की उन विजयों के रूप में अलग अलग चीज़ें वो लाते थे, वो सब हमारी विरासत है। उन सब चीज़ों को हम बालकों को प्रति बताते हैं। दूसरी बात विरासत की अपने परिवार की, अपने समाज की करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे समाज सुधारक हुए, उन समाज सुधारकों के जो विचार हैं वो विचार भी हमारी विरासत हैं। उन्होंने जो कार्य किए उन कार्य को सहेजे रखना हमारी विरासत है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो प्रॉपर्टी दी उसे सहेजे रखना और उसमें वृद्धि करके अपने आने वाली भावी पीढ़ी को देना, संतान को देना, ये विरासत के प्रति सम्मान है। तो यह विषय हमें विरासत के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करती है। समाज की समृद्धि एवं प्रगति, यदि हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहे तो निश्चित रूप से हम समृद्ध हो जाएंगे। समृद्ध से तात्पर्य यहाँ इस बात से नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा हो। समृद्ध हम विचारों से हो सकते हैं, समृद्ध हम ज्ञान से हो सकते हैं, समृद्ध हम लोकाचार से हो सकते हैं, समृद्ध हम सामाजिक प्रतिष्ठा से हो सकते हैं। ये कब संभव है? तब हम अपने समाज के लिए कुछ करें, अपने समाज की प्रगति के लिए एक रास्ता प्रशस्त करें। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा रास्ता बनाएं कि उस रास्ते पर चलकर हमारे देश को समृद्ध वो करें, देश की समृद्धि में और चार चांद लगा दें। सामाजिक जागरूकता, यह विषय सामाजिक जागरूकता के प्रति हमें सचेत करता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, सामूहिक स्तर पर भी। कैसे? हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़ी हैं, जैसे मृत्यु भोज। सामूहिक स्तर पर ही बंद किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर हम कदम उठाएंगे लेकिन हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सामूहिक स्तर पर जब हम इस बात को लोगों के ब्रेन वॉश करेंगे कि भाई मृत्यु भोज एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण आदमी की मृत्यु के बाद भी उसके जो पीछे लोग रह गए हैं उन पर भी विभिन्न प्रकार के कर्ज हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के फालतू के खर्चे हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने खैर नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे साथ की जो पीढ़ी है या हमसे जो पहले थे
चाहे वो अपने पूर्वजों के लिए खाना नहीं दे रहे, लेकिन मरने के बाद बहुत बड़ा मृत्यु भोज उनका करते थे, जिसके कारण वो कर्ज में लग जाया करते थे और वो अपनी प्रॉपर्टी को भी उनको बेचना पड़ता था। तो इस तरह की यह एक बहुत बुरी बुराई थी। इस बुराई को हम सामाजिक जागरूकता के माध्यम से दूर कर सकते थे। दहेज को भी हम जागरूकता के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। आज सब पढ़ा लिखा वर्ग है, हर समाज में हर वर्ग में बहुत सारे लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड लोगों की मेंटलिटी अभी नहीं बदली है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो बच्चे को नौकरी लगा दिया तो हम तो दहेज लेंगे। हमारे बच्चे के पढ़ाई में इतने रुपए खर्च हुआ, अरे भाई आप अपने बच्चे को बेच थोड़ी रहे हैं, जैसे आप ये शो कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ, आपके बच्चे के लिए तो हुआ, बच्ची तो ही दे रहा है, सामने वाला ले तो रहा नहीं है आपसे कुछ। लेकिन ये जागरूकता जब तक विकसित नहीं होगी तब तक इस प्रकार की कुप्रथाओं पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। बाल विवाह अब दूर हो गया। कुछ समाजों में बाल विवाह है, लेकिन वो परसेंटेज नगण्य है। ये बाल विवाह का प्रारंभ मुगल काल से हुआ था। जब मुगल भारत में आए उस समय छोटे छोटे बच्चियां जो थीं, कोई भी बच्ची किसी भी वर्ग की सुंदर दिख गई उसको वो उठा ले जाते थे और अत्याचार अनाचार उनके साथ करते थे। उस समय हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज सुधारकों ने सोचा कि क्यों ना इनका छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाए। लेकिन ये एक परंपरा बन गई। धीरे धीरे वो परंपरा आज तक यहाँ हमारे सामने खड़ी है। अब हम उन लोगों को, जैसे किसी को भी आप कहिए कि अरे आपकी बच्ची अभी तो सीनियर में पढ़ रही है, 10वीं क्लास में पढ़ रही है, इसकी शादी क्यों कर रहे हैं? अरे भैया पराया धन है, जितना जल्दी निकल जाए सही है। अरे पराया धन नहीं है। लड़का एक घर का उद्धार करेगा, लड़की 2 घर का करेगी, वो अपने मायका का भी करेगी, ससुराल का भी करेगी। इसलिए हमारा ये दायित्व है, जब तक बच्ची मेंटली मैच्योर नहीं हो, बच्ची की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो, हमें उसकी शादी नहीं करनी है। ये भी हमें यह विषय ज्ञान देता है कि इस तरह से हमें अपने समाज के प्रति जागरूक होना है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। हम अपने एक समुदाय के प्रति, अपने गांव के प्रति या अपने राज्य के प्रति सद्भाव रखें? नहीं, हमें अपने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रति सद्भाव रखना है। वसुधैव कुटुंबकम कल्चर के लोग हैं हम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं वो हम सब एक ही कुटुंब के हैं, हम एक ही हैं। इस तरह की भावना, यह विषय हम सब में भरती है। अंतर्राष्ट्रीय की भावना जब हमारे साथ विकसित हो जाएगी तो आज चीन हमारे ऊपर हावी हो रहा है, पाकिस्तान रोजाना आंखें दिखाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पैदा हो जाएगा हर व्यक्ति के अंदर तो ये संभव नहीं होगा। और ये जो जितनी भी रोजाना की नई नई घटनाएं हो रही हैं, आपसी छोटे छोटे समुदायों में झगड़ा हो रहा है, स्टेटों में आपसी मुख्यमंत्रियों में तू में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में हो रही है, ये सब दूर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन विषय एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को उसका अध्ययन करना चाहिए, हर व्यक्ति को वो पढ़ाया जाना चाहिए। मुदालियर आयोग ने इसको अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने की बात कही है, तो सिर्फ इसीलिए कही है क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन समाज में रहने के लिए उसमें सामाजिकता के गुणों का होना बहुत जरूरी है। इस तरह से सामूहिक स्तर पर भी इसकी हमको आवश्यकता है। और लास्ट है समीक्षात्मक चिंतन। समीक्षात्मक चिंतन, समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम काम करते हैं उसके गुणों को देखते हैं, उसके दोषों को देखते हैं, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं।
यह विषय ऐसा ही विषय है। हमारे समाज में जितने भी कुप्रथाएं हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी पहनावा है, प्रादेशिक स्तर पर बटे हुए हैं, क्षेत्रीय स्तर पर बटे हुए हैं, उन सबको हमें समीक्षात्मक चिंतन की आवश्यकता है। समीक्षात्मक चिंतन से क्या नई चीज़ सामने आएगी हमें यह पता चलेगा कि कहाँ किन प्रदेशों में, कहाँ किन लोगों में, कहाँ किन संप्रदाय में, किन समुदायों में कमियाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, किन संप्रदायों में, किन समुदायों में, किन स्टेट्स में, किस देश में ये चीज़ें अच्छी हैं, उनको हम कैसे अडॉप्ट करें। तो इस तरह से समीक्षात्मक चिंतन के लिए भी हमें यह विषय प्रेरणा देता है, इसलिए इस विषय की हमें बहुत आवश्यकता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक ऐसा विषय है, उस विषय के अभाव में सामाजिक चिंतन की बात, सामाजिक परंपराओं की बात, सामाजिक विकास की बात करना संभव होगा।